Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. तो आज हम अभी अपनी हिस्ट्री का 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसके अंदर हम देखेंगे किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो देखिए उस टाइम पर जो एंशियंट टाइम पर कैसे किस तरीके से जो किंग्स होते थे, आर्मीज वगैरह कैसे रखी जाती थी, किस तरीके से उनका सिलेक्शन होता था और उनके किंगडम्स के बारे में कैसे कैसे उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, तो इन सब के बारे में आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि जो रूलर थे उनको कैसे बनाया जाता था, कैसे बनते थे रूलर, तो इसके अंदर देखिए जो राजा हैं वो प्रोबेबली चूजन किए जाते थे। किसके द्वारा चूज किए जाते थे? जना, जो पीपल थे, वहाँ के लोग थे, उनके द्वारा इनको चूज किया जाता था। तो देखिए अराउंड अगर हम बात करें, जैसे हमने ऋग्वेद के अंदर बात की थी, जो ऋग्वेदा जो पीरियड था, जिस टाइम पर हमारा ऋग्वेद कंपोज हुआ था, उस टाइम पर हमने देखा कि जो एक तरीके से पूरा का पूरा जितने भी लोग होते थे वो अपना एक मुखिया यानी जो राजा होता था उसको चुनते थे और उस टाइम पर कोई भी रेगुलर आर्मी वगैरह नहीं रखी जाती थी। लेकिन अगर हम उसके बाद के टाइम पीरियड के बारे में बात करें, जिसके बाद जो है हमारे 3 दूसरे जो वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद जब लिखे गए थे, तो उस टाइम पर जो है किंग्स के अंदर थोड़ा सा इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। तो इस टाइम पर जो राजा हैं वो काफ़ी क्या करते थे, काफ़ी बड़े बड़े जो सेक्रीफाइसेस वो परफॉर्म करते थे। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ जो है वो करवाते थे, हॉर्स सेक्रीफाइस होता था जिसके अंदर। तो अश्वमेध यज्ञ के अंदर क्या होता था कि राजा जो है अपने हॉर्स को वो क्या कर देता था, फ्री कर देता था। और वो जो अश्व होता था यानी जो वो हॉर्स होता था वो क्या करता था कि जिस एरिया के अंदर वो मूव करता था, अगर वहाँ का राजा जो है उसको फ्रीली मूव करने देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने जिस राजा ने उस हॉर्स को छोड़ा है, यानी जो अश्वमेध यज्ञ का जो सेक्रीफाइस है वो करने जा रहा है, तो वो क्या करता है कि जो दूसरा राजा है उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है अगर वो उस घोड़े को जाने देता है। अगर वो जो है उस हॉर्स को रोक लेता है तो इसका मतलब ये है कि उसने राजा की सोवरेनिटी को अपने ऊपर जो है उसको स्वीकार नहीं किया है और इसलिए जो है उसको क्या करना पड़ता था, वहाँ पर युद्ध करना पड़ता था। तो इस तरीके से जो है ये अश्वमेध जो यज्ञ सेक्रीफाइस है वो किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर इस टाइम पर जो है जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड होने लगी थी। उस टाइम पर हमने देखा मेनली 2 टाइप के जो पीपल थे, प्रिस्टली जो लोग थे और साथ में राजा थे, और जो दूसरे वैश्य और शुद्ध जो दासा वगैरह थे। तो इस टाइप के टू ग्रुप ऑफ पीपल जो है वहाँ पर रहते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी जो है डिवाइडेड हो गई थी सोसाइटी। इसके अंदर जो देखिए काफ़ी अनटचेबल जो लोग हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाने लगे। अनटचेबल को भी यहाँ पर जो है अलग से सेपरेट किया गया बाकी के जो 4 वर्ण थे उनके अंदर से। देखिए अनटचेबल मतलब जिनको अछूत बोला जाता है, जिनको देखना भी जो है वो क्या समझते थे, एक तरीके का सिन समझते थे, उसको पाप समझते थे कि उनको देखना भी जो है अशुभ है। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को डिवाइड कर दिया था। तो देखिए कुछ एक लोग क्या करते थे, वो क्राफ्ट्स पर्सन थे, आर्ट वगैरह करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग भी करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग, साथ साथ में जो बरियल और सेरेमनीज जो परफॉर्म करते थे। तो आप देख सकते हैं ये अनटचेबल जो है ये सारे के सारे पीपल को इनके अंदर इंक्लूड किया जाता था, क्राफ्ट पर्सन को, हंटर और गैदरर्स को, और जो बरियल्स और सेरेमनीज जो करते थे तो उनको जो है अनटचेबल के अंदर काउंट किया जाता था। तो देखिए दूसरे जो लोग थे, प्रीस्ट थे, वो क्या करते थे, रिचुअल को परफॉर्म करते थे। कुछ एक लोग जो हैं विश और वैश्य थे, जो कि गिफ्ट लेकर आते थे, ऑर्डिनरी पीपल थे ये, जो कि राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे। कुछ एक जो है शूद्र थे, जिनको एक्सक्लूडेड किया गया था काफ़ी सारी रिचुअल से। जो शूद्र लोग थे उनको इन रिचुअल से क्या किया गया था, जो है दूर रखा गया था। और जो शूद्र लोग क्या करते थे, बाकी के जो 3 वर्ण थे उनकी क्या करते थे, वो सेवा करते थे। अब इन वर्णों के बारे में हम आगे देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड में कि 4 वर्ण होते थे, तो उनमें से जो है कौन से वर्ण को क्या काम दिया गया था, तो वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो देखिए वर्ण की अगर हम बात करें तो देखिए ये वर्ण के अंदर जो डिवीजन हुआ वो किस टाइम पर हुआ, उस टाइम पर हुआ जब काफ़ी सारी बुक्स जो है वो कंपोज की गई नॉर्थ इंडिया के अंदर आफ्टर ऋग्वेदा के बाद जो है जो काफ़ी सारी बुक कंपोज की गई, वो किस एरिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया का जो एरिया गंगा और यमुना के द्वारा ड्रेन किया जाता है उस एरिया के अंदर ये हुआ। तो देखिए इस एरिया के अंदर जो बुक्स कंपोज की गई इनको लेटर वैदिक के नाम से जाना जाता है, और ऋग्वेदा का जो पीरियड है उसको वैदिक एज के नाम से जाना जाता है, वैदिक एज। और बाकी के जो दूसरी लेटर जो बुक लिखी गई उनको जो है लेटर वैदिक के अंदर रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया बाकी के जो वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद जो है इसके अंदर आते हैं।
तो देखिए यहाँ पर जो सोसाइटी है वो काफ़ी सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिस्टली जो पीपल हैं वो भी रहते थे, वरियर्स, फार्मर्स, हार्डर, ट्रेडर, क्राफ्ट्स पर्सन जो हैं, लेबरर हैं, फिशिंग फोल्क और इसके साथ साथ फॉरेस्ट पीपल। तो देखिए उस टाइम पर जो प्रीस्ट थे उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया सभी को 4 ग्रुप्स में, यानी जितने भी ये ग्रुप्स थे इनको क्या कर दिया, इन सभी पीपल को क्या कर दिया, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और इनको ही वर्णा नाम दे दिया गया, वर्ण यानी 4 वर्ण, और हर एक वर्ण के लिए अलग अलग से जो उनके फंक्शन है वो डिसाइड कर दिए गए। अब देखिए अगर हम फर्स्ट वर्ण की बात करें तो फर्स्ट वर्ण जो है वो ब्राह्मण, और उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था, ब्राह्मण क्या करता था, एक्सपेक्टेड टू स्टडी करता था, टीच करता था वेदास की, यानी वेदा को क्या करता था, उनकी स्टडी करता था, और जो दूसरे जो पीपल हैं उनको वेदा की स्टडी यानी उनको टीच करता था, पढ़ाता था। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, यज्ञ वगैरह करवाने हैं, और रिसीव गिफ्ट्स रिसीव करते थे। तो ये मेनली जो है फर्स्ट वन था जो कि ब्राह्मण का था। सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो ये रूलर थे जिनको क्षत्रिय भी बोला जाता है। तो देखिए ये जो है एक तरीके से फाइट्स करते थे बैटल्स को और प्रोटेक्ट करते थे पीपल्स को। तो देखिए इसके अंदर थर्ड वर्ण की अगर हम बात करें तो थर्ड था विश या वैश्यन को बोला जाता था। ये फार्मर्स, हार्डरर और ट्रेडर होते थे, यानी फार्मिंग जो करते थे, हार्डरिंग जो करते थे, पशुओं की जो रियरिंग करते थे वो, और इसके साथ साथ जो ट्रेड करते थे। अगर हम बोथ क्षत्रिय और वैश्य की बात करें तो ये सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, और ये सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाए जाते थे किसके द्वारा, जो प्रिस्ट क्लास थी, प्रिस्ट जो क्लास थी उसके द्वारा किए जाते थे, ब्राह्मणों के द्वारा करवाए जाते थे। अब देखिए बचा शूद्रा यानी फोर्थ वर्ण जो है, शूद्रा जो है इनको क्या अलाउड नहीं था, इनको रिचुअल्स को परफॉर्म करना अलाउड नहीं था। ये इन तीनों वर्णों की क्या करते थे, सेवा करते थे। जो ये 3 वर्ण थे, ऊपर वाले जो 3 वर्ण थे, शूद्रों को इनको क्या करना पड़ता था, इनकी सेवा करनी पड़ती थी। वीमेन जो है उनको भी शूद्रों के अंदर काउंट किया जाता था, उनको भी अलाउड नहीं था कि वो वेदा को क्या करें, टीच करें। तो वीमेन्स को भी वेद को टीच करने की अनुमति नहीं थी, जबकि ऋग्वेद के अंदर वे जो वीमेन हैं उनको भी क्या थी, उनको भी परमिशन थी कि वो वेदों की स्टडी कर सकती हैं, लेकिन इस टाइम पर नहीं थी। अब देखिए कि जो काम है, जो लोगों का वर्ण है वो बर्थ के हिसाब से डिसाइड होने लगा। उससे पहले कैसे था, काम के हिसाब से था, यानी आप जिस तरीके का काम करते हैं, अगर आपने वेदों को सीख लिया है, आप ब्राह्मण बन जाते हैं तो आप ब्राह्मण के उसमें चले जाते हैं। अगर आप जो है एक तरीके से क्षत्रिय क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप जो है उसके अंदर काउंट होते हैं। लेकिन अब क्या होने लगा, अगर आप ब्राह्मण की फैमिली में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण ही कहलाएंगे, अगर आप क्षत्रिय की फैमिली में तो क्षत्रिय कहलाएंगे। तो इस तरीके से जो है बर्थ के बेस पर जो है उनका क्या होने लगा, डिवीजन होने लगा, और उसी के हिसाब से उनको डिसाइड किया जाने लगा कि वो किस वर्ण के अंदर आते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं आप, क्लास जो है, जो क्लास सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड हो गई। अब देखिए उस टाइम पर अगर हम बात करें तो पेंटेड ग्रेवियर, तो उस टाइम पर कैसे जो है बर्तन होते थे, ग्रेवियर। जबकि हमने ऋग्वेद के बारे में जब बात की थी तो ऋग्वेदा का जो पीरियड था, वैदिक पीरियड था, उसमें ब्लैक एंड रेड, ये हमने बात की थी, ब्लैक एंड रेड वियर उस टाइम पर होते थे। और इस टाइम पर हमने देखा कि ग्रेवियर, तो ग्रेवियर टाइप के इस तरीके के, इस कलर के जो है बर्तन यूज होते थे, जो एक तरीके से पेंट किया जाता था इनको, और ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो टच है वो काफ़ी ज़्यादा नाइस और स्मूथ सरफेस होता था। और ये जो है स्पेशली ओकेजन पर, और जो इम्पोर्टेंट जो पीपल हैं उनको फूड सर्व करने के लिए इनको मेनली यूज़ किया जाता था। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पोर्ट्स हैं उस टाइम पर यूज़ की जाते थे। अब बात करते हैं जनपदा के बारे में। तो देखिए जो राजा था वो काफ़ी सारे क्या करने लगा, बिग सेक्रीफाइस परफॉर्म करने लगा। काफ़ी सारे जो है सेक्रीफाइसेस, बलि वगैरह, जैसे हॉर्स के बारे में हमने बात की, हॉर्स की बलि दे देना, यानी जो वो घोड़ा अश्वमेध वाला जो घोड़ा है उसको जब आता था तो उसकी बलि दे दी जाती थी। तो इस तरीके से जो राजा हैं वो काफ़ी सारे बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस जो है परफॉर्म करते थे। इसलिए जो है राजा ने अपनी जो, जिसके अंदर वो रूल करते थे, उनको जनपदा से डिफाइन करना शुरू कर दिया रादर देन जनास। यानी जो लोग थे जो क्या करते थे, पहले राजा को चूज करते थे, अब वो जो पूरे के पूरे पीपल थे उनको जना बोला जाता था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, पूरा का पूरा जितना भी एरिया उसके अंदर आता था उसको जनपदा के नाम से रख दिया गया उसका नाम। तो देखिए जनपदा का मीन क्या है, जन तो आपको पता ही है कि लोग, तो जनपदा का मीन्स क्या है कि लैंड वेयर पीपल क्या करते हैं, सेटल देयर फुट या सेटल डाउन। तो जन जहाँ पर पद से फुट, यानी जन जहाँ पर क्या कर देते हैं, जो लोग हैं वो पीपल जो है वो अपने फूट कहीं पर जमा लेते हैं, यानी पैर कहीं पर जमा लेते हैं, यानी सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जनपदा। तो ये जनपदा। तो पीपल जो है यहाँ पर किसके अंदर रहते थे, हट्स के अंदर, और कैटल्स को कीप करते थे, कैटल्स रखते थे अपने पास। तो ये काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है उस टाइम पर उगाते थे, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, सुगर केन, सेसम, मस्टर्ड। सेसम मतलब तिल होते हैं जो,
उनको बोलते हैं। अर्थन पॉट्स का यूज करते थे, उनको बनाते थे, वो मिट्टी के जो बर्तन होते थे। सम ग्रे इन कलर, कुछ ग्रे होते थे, कुछ रेड होते थे, यानी पुराने टाइम पर जो ऋग्वेद के टाइम पर थे रेड वाले, और जो अभी मैंने आपको ग्रे कलर के दिखाए। तो इस तरीके की जो पोट्री है उसको बोला जाता है पेंटेड ग्रे वियर। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री जो है इस टाइम पर यूज की जाने लगी। तो ये वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री कौन सी थी, अभी जो पीछे हमने दिखाई थी, पेंटेड ग्रे वियर। अब देखिए जनपदा से वो महाजनपदा, यानी कुछ एक जो जनपद थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो इसलिए जो है उनको क्या कहा जाने लगा, महाजनपदा। मोस्ट ऑफ महाजनपदा जो है उनकी अपनी एक कैपिटल होती थी। पहले हमने देखा कि राजा जहाँ पर रूल करता था वहाँ की कोई कैपिटल नहीं होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, महाजनपद बन गए तो वहाँ पर उनकी अपनी एक कैपिटल होती थी जिसको फोर्टिफाइड किया जाता था। फोर्टिफाइड मतलब यानी कैपिटल के चारों तरफ जो है घेराबंदी कर देना, यानी काफ़ी बड़ी बड़ी ह्यूज वॉल बना देना, चाहे वो वुड्स की हो, ब्रिक की हो या स्टोन की हो, इसके चारों तरफ, ताकि जो है बाहरी आक्रमण से उसको क्या किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। तो इनको जो फोर्ट्स बना दिए गए, किले, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई, ताकि जो है दूसरे राजा जो है इनके ऊपर अटैक न कर पाए। कुछ एक जो रूलर है वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए, पावरफुल हो गए, और उसके साथ साथ देखिए इन्होंने अपनी रेगुलर आर्मी बनाना शुरू कर दिया। अब आर्मी की जरूरत होगी, क्योंकि आपको अगर प्रोटेक्ट करना है अपने फोर्ट को, अपनी कैपिटल को अगर प्रोटेक्ट करना है, तो आपको आर्मी, रेगुलर आर्मी जो है वो रखनी पड़ेगी, और उनको रेगुलर सैलरी भी पे की जाती थी। और ये सैलरी किसके द्वारा की जाती थी, पंच मार्क्ड कॉइन, यानी इस टाइम पर कॉइन भी बनाए जाने लगे, और उन कॉइन के थ्रू जो है इनको रेगुलर सैलरी जो है वो पे की जाती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते, कुछ महाजनपद के नाम देख सकते हैं। ये देखिए गांधार, इसकी कैपिटल जो है वो तक्षशिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुरु, हस्तिनापुर, जिसका वर्णन जो आपको महाभारत के अंदर भी मिलता है। ये महाभारत के अंदर आपको ये सारे के सारे राज्य मिलते हैं। गांधार, गांधार नरेश, शकुनी के बारे में आपने सुना होगा। कुरु, कुरु, कुरु के अंदर आपने देखा होगा कि वो जो राजा था धृतराष्ट्र, और उसका जो पुत्र था दुर्योधन, तो आपने देखा कि उनकी कैपिटल हस्तिनापुर थी, हस्तिनापुर। तो ये आप महाभारत के अंदर देख सकते हैं। पंचाल, पंचाल नरेश, जहाँ की पुत्री थी पंचाल नरेश की, तो आप देख सकते हैं द्रौपदी, जो कि पांडवों की पत्नी बनी थी, वो आप देख सकते हैं। अवंती, अवंती की कैपिटल आप देख सकते हैं उज्जैन। यहाँ पर आप देखते हैं कौशाल, कौशाल नरेश, और यहाँ पर देखिए वज्जी, वज्जी की जो है वैशाली, और मगध, मगध की यह कैपिटल आप देख सकते हैं राजगृह। और ये अंग, अंग नरेश का राजा जिसको कर्ण को बना दिया था दुर्योधन ने, तो वो अंग महाजनपद ये देख सकते हैं। ये कौशाम्बी, ये जो है कौसाल की कैपिटल थी। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे जो जनपद हैं, महाजनपद हैं, ये यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी लोकेशन। अब देखिए कि जो कौसाम्बी है, कौसाम्बी हमने देखा जो कौशाल की कैपिटल है, वहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी फोर्टिफिकेशन ये देखिए इस तरीके से जो है, ये इतनी ह्यूज वॉल्स जो है वो बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके की किले की दीवारें बना दी गई हैं, ताकि जो है कोई भी इनके ऊपर आक्रमण ना कर सके। तो यहाँ पर पिक्चर के अंदर आपको ये कौसाम्बी के अंदर जो फोर्टिफिकेशन दिया हुआ है उसकी पिक्चर दिखाई गई है, जो कि ब्रिक्स की बनी हुई है, ईंटों की बनी हुई है, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर आता है अभी। और ये प्रोबेबली 2500 ईयर एगो पहले बनी थी। अब देखिए कि आपको पता है कि जो रूलर है वो काफ़ी सारे बड़े बड़े फोर्ट बनाने लगा, किले बनाने लगा, घेराबंदी करने लगा, और इसके साथ साथ बिग आर्मी, बड़ी बड़ी आर्मी जो है वो रखने लगा। तो आपको पता है कि अगर ऐसा होगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, तो क्योंकि आर्मी को भी पे करना है और इतने सारे जो है फोर्ट भी बनाने हैं, किले भी बनाने हैं। तो अब जो है पहले जो लोग क्या करते थे, राजा को गिफ्ट करते थे, राजा को गिफ्ट दे देते थे, उसी से राजा का काम चलता था। लेकिन अब जो है ओनली गिफ्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहा वो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी थी। इसलिए उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करने स्टार्ट किए, यानी लोगों से रेगुलर टैक्स, ताकि जो है राजा का और उसकी कैपिटल का जो खर्चा है वो पूरा हो सके। सबसे पहले उन्होंने क्रॉप्स के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग करते थे, क्रॉप्स उगाते थे। तो जितनी भी क्रॉप्स उगाई जाती थी उसका 1/6 जो है वो राजा को दे दिया जाता था, जिसको भागा या शेयर बोला जाता था। क्राफ्ट्स, जो लोग क्राफ्ट्स का काम करते थे, आर्ट वगैरह, कुछ मूर्तियाँ वगैरह बनाना, या लोहे का काम करना, या गोल्ड का काम करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। अब इसके अंदर जो वो राजा को टैक्स किस रूप में देते थे, वो क्या करते थे कि हर एक मंथ के अंदर, यानी अगर 30 और 31 डेज का अगर एक मंथ होता है, तो उसके अंदर एक दिन उसको फ्री में जो है राजा के लिए काम करना पड़ता था। 1 डे जो है उसको राजा के लिए काम करना पड़ता था। हर्डर, यानी हर्डर क्या करते थे, जो एनिमल्स को रखते थे, एनिमल जो प्रोड्यूस करते थे, जैसे मिल्क हो गया, या उनकी जो स्किन होती है, खाल वगैरह जो होती है, और इसके साथ साथ दूसरे जो पदार्थ होते हैं, मीट वगैरह, उसका जो है कुछ हिस्सा जो है वो किसको देना पड़ता था, किंग को देना पड़ता था। इसी तरीके से टैक्सेस ऑन गुड्स, जो भी गुड्स
खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, ट्रेड के ऊपर भी टैक्स लगता था। हंटर और गैदरर यानी फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ हिस्सा जो है राजा को देना पड़ता था। अब देखिए बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, यानी इस टाइम पर एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज हुए। इसके अंदर 2 मेजर चेंजेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पहला चेंजेस है कि यहाँ पर जो आयरन प्लोग शेयर का यूज़ होने लगा। मतलब इसके अंदर जो है पहले जो वुड का जो हल था वो यूज़ किया जाता था। आप देख सकते हैं प्लोग जो है प्लोग वो किस चीज़ का यूज़ किया जाता था, वुड का बना होता था, और उससे जो है जो सोयल होती है उसको टर्न करना, उसको मतलब उसकी जुताई करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लेबर करना पड़ता था। लेकिन अब आयरन का यूज़ किया जाने लगा, लोहे का यूज़ किया जाने लगा। तो लोहे का अगर आप जो है हल यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे से और ईज़िली जो है सोइल को क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है, मतलब उसकी जुताई कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट चेंज हुआ। और इसके साथ साथ लोगों ने क्या किया, ट्रांसप्लांटिंग करनी शुरू की इसकी, पैडी मतलब धान, चावल वगैरह उगाने शुरू किए। तो आप देख सकते हैं पहले क्या किया जाता था, चावल के जो बीज हैं यानी जो धान है उसके जो बीज हैं उसको डायरेक्ट ऐसे डाल दिया जाता था, जैसे गेहूं वगैरह के बीज हम डालते हैं तो गेहूं डाल देते हैं ऐसे। लेकिन अब क्या किया जाता था, ट्रांसप्लांटिंग की जाती थी। मतलब पहले उसके लिए क्या किया जाता था, इस तरीके से एक ही जगह पर इतने छोटे से एरिया पर उसको मतलब उन बीजों को बो दिया जाता था, और वहाँ पर जब वो पौध वगैरह तैयार हो जाती थी, छोटी छोटी जो सेपलिंग्स हैं वो तैयार हो जाती थी, फिर इन सेपलिंग्स को यहाँ से उखाड़ के जो बड़े एरिया के अंदर उसको जो प्रिपेयर किया जाता था वहाँ पर एक एक सेपलिंग्स को इस तरीके से उगाया जाता था। तो इस तरीके से ट्रांसप्लांटिंग जो है वो शुरू हो गई पैडी की। और देखिए जो स्लेव्स थे, मैन जो विमेन थे, और जो लैंडलेस जिनके पास लैंड नहीं थी, वो लेबर जो है यहाँ पर इसके अंदर काम करते थे, ये ट्रांसप्लांटिंग का काम करते थे। तो देखिए जो लैंडलेस लेबर थे उनको कमकारा के नाम से भी जाना जाता है, और मैन विमेन इनको दासा और दासीज के नाम से, जो स्लेव्स थे उनको इसके नाम से जाना जाता है। अब देखिए मगध के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए मगध जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रीजन रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े जो राजा हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या किया, रूल किया है। तो देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद रहा है ये, और यहाँ पर जो है 2 रिवर हैं जिसके कॉन्फ्लुएंस पर ये एस्टेब्लिश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा और सोन काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रिवर हैं, जहाँ से जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज़ किया कर सकता है, वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जा सकता है, और लैंड भी जो है फर्टाइल होती है, क्योंकि इनके अंदर जैसे ही ये अपने साथ जितनी भी अलुवियल मिट्टी वगैरह, सॉइल वगैरह लेके आती हैं तो अपने फ्लड प्लेन्स के अंदर क्या कर देती हैं, उसको जमा कर देती हैं, और उससे वहाँ का एरिया क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छी होती है, वाटर की सप्लाई भी अच्छी होती है, और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान को पहुँचाना है वो भी ईजिली किया जा सकता है। अब देखिए मगध के कुछ पार्ट के अंदर जो है फॉरेस्ट एरिया भी था, जहाँ पर एलिफेंट्स वगैरह रहते थे। अब इन एलिफेंट्स को क्या किया जाता था, कैप्चर किया जाता था, ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए, और इनको आर्मी के अंदर इंक्लूड किया जाता था। इसके साथ साथ इस फॉरेस्ट से इनको क्या करते थे, वुड्स वगैरह भी मिल जाती थी, लकड़ी मिल जाती थी, जिससे जो ये अपने हाउसेज वगैरह बनाते थे, कार्ट्स बनाते थे, चैरियट रथ वगैरह बनाते थे। तो ये भी इन्होंने बनाना शुरू किया। यहाँ पर आयरन ओर की माइंस भी थी, तो आयरन का यूज ज़्यादा होने लगा। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन जो है वो बनाए जाने लगे। आयरन के जो वेपन होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मगध जो है उसके ऊपर 2 इंपॉर्टेंट जो रूलर है उन्होंने रूल किया है, ये बिंबिसार और अजातशत्रु। इसके साथ अशोका ने भी इसके ऊपर रूल किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी जो है इसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े राजाओं की नज़रें रहती थी कि इस एरिया को कैप्चर किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट था और काफ़ी ज़्यादा जो आप बोल सकते हैं प्रोस्परस रीजन था। अब देखिए यहाँ पर एक महापद्मनंदा जो रूलर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है, जहाँ पर इसने इस एरिया के अंदर रूल किया है। इसने जो है अपने जो रूल है उसको नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था, यानी जो तक्षशिला वाला रीजन है, अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, वहाँ तक जो है इन्होंने अपना जो है रीजन को, अपने एरिया को, रूल को क्या कर दिया था, एक्सपेंड कर दिया था। अब देखिए उस टाइम पर मगध की जो कैपिटल है वो राजगृह हुआ करती थी, जिसको आजकल राजगीर बोला जाता है। कुछ साल तक ये जो कि बिहार के अंदर है, कुछ साल तक ये उसकी कैपिटल रही। बाद में इसको पाटलिपुत्रा, जिसको आज पटना बोलते हैं हम, उसमें शिफ्ट कर दिया गया। बाद में मगध की कैपिटल पाटलिपुत्रा हो गई। अब देखिए अगर हम बात करें जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर जिसको हम सिकंदर महान भी बोलते हैं, वो मैसिडोनिया से जो है मैसिडोनिया में रहता था। मैसिडोनिया जो कि यूरोप के अंदर एक कंट्री है, वहाँ से बिलोंग करता था ये। और इसने क्या किया कि इसका जो एम था वो क्या था कि ये वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था, वर्ल्ड को जीतना चाहता था। और इसने जो अपनी यात्रा स्टार्ट की, और इसके अंदर इसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया
के जितने भी कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया, और आप देख सकते हैं जो ओमान है, यमन है, और इसके साथ साथ कतर, ये सारे के सारे जो एरिया हैं इनके ऊपर इसने अपना कब्जा जमा लिया था। उसके बाद जो है ये पूरे जो है वेस्ट को कॉन्कर करता हुआ, पूरे के पूरे वेस्ट एशिया को, ईरान, इराक, इन सब को कॉन्कर करता हुआ ये इंडिया तक पहुंच गया था। इंडिया के अंदर जो रिवर फॉलो करती है ब्यास, वहां तक आ चुका था, ये सब कुछ कॉन्कर करता करता था, यानी सबको जीतता हुआ इस एरिया के अंदर आ चुका था। लेकिन उसके बाद आगे जो है इसके सोल्जर्स ने मना कर दिया, क्योंकि वो डर गए थे, क्योंकि यहाँ के जो मगध के जो राजा थे इनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा वास्ट आर्मी थी, फुट सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा थे, चैरियट रथ भी काफ़ी सारे थे, और एलिफेंट्स भी ज़्यादा थे। तो इस वजह से जो है अलेक्जेंडर को वहाँ से वापस लौटना पड़ा था, अदरवाइज वो जो है इंडिया को भी कॉन्कर कर सकता था। अब देखिए, ये हमने मगध के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं वज्जी के बारे में। ये भी हमारा बिहार के अंदर ही है। अब देखिए, वज्जी जो है उसकी कैपिटल वैशाली थी, ये भी बिहार के अंदर है। और यहाँ पर जो है एक टाइप की गवर्नमेंट होती थी। यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर जो है गना और शंगा, इनके द्वारा रूल किया जाता था। ये गना और संगा क्या होते थे, देखिए गना और संगा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रूलर थे, काफ़ी संख्या में जो है छोटे छोटे रूलर थे, काफ़ी सारे थाउजेंड ऑफ रूलर थे। वो क्या करते थे, आपस में मिलकर जो है रूल करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल्ड टुगेदर, इकट्ठे ही रूल करते थे ये, और एक दूसरे को जो है हर जो है अपनी अलग अलग से जो भी है रिचुअल जो है वो परफॉर्म करते थे, और ये असेंबलीज के अंदर मिलते थे और जो भी डिसीजन लेते थे उनको फॉलो करते थे। वीमेन जो थी दास थी, और जो लैंडलेस जो लिबरल थे यानी कमकाराज, इनको इस असेंबली के अंदर पार्टिसिपेशन करने की अनुमति नहीं थी। जैसे बुद्ध और महावीरा के बात करें तो ये भी इन्हीं गना और शंगा से आते थे, यानी यहाँ के जो एक काफ़ी सारे जो थाउजेंड ऑफ रूलर थे उनके अंदर ही इनके जो फादर थे वो भी इन्हीं शंगा और गना से रूलर थे। अब देखिए, वज्जी के बारे में जो है कुछ थोड़ा बहुत वज्जी के बारे में, ये जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ये दिग् निकाय जो है एक फेमस बुक है, किसकी, बुद्धिस्ट बुक है ये, जिसके अंदर बुद्धा की स्पीचेस जो हैं वो दी गई हैं, बुद्धा के जो भाषण है, बुद्धा के जो उपदेश हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, उसके अंदर वज्जी का वर्णन किया गया है। अब देखिए, ये जो है 2300 ईयर एगो जो है पहले लिखी गई है। अब देखिए, अजात शत्रु ने जो है वज्जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए जो है प्लान किया, और इसके लिए उसने क्या किया, अपना जो मिनिस्टर था वस्कारा, उसको बुद्धा के पास भेजा एडवाइस के लिए कि क्या हम वज्जी के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अजात शत्रु जो है उस टाइम पर मगध का राजा था, तो मगध जो है वो वज्जी को कॉन्कर करना चाहता था। तो उस टाइम पर बुद्धा ने क्या कहा, वज्जी जो है तब तक प्रॉस्पर रहेगी, यानी तब तक जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी जब तक कि वहाँ पर पब्लिक असेंबलीज होती हैं, यानी कि सारे के सारे राजा मिलकर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पब्लिक असेंबलीज कर रहे हैं, यानी कोई अलग से अपने लिए आपस में लड़ झगड़ नहीं रहा है एक दूसरे के राज्य को कॉन्कर करने के लिए, बल्कि वो आपस में मिलकर रूल कर रहे हैं। तो जब तक वहाँ पर पब्लिक असेंबली होती रहेंगी, जब तक वो इकट्ठे मिलते रहेंगे और इकट्ठे जो है एक्ट करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, जब तक उनका रूल एस्टेब्लिश, जो रूल उन्होंने एस्टेब्लिश किए गए हैं उनको फॉलो करते रहेंगे, जब तक वो रिस्पेक्ट करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे और अपने एल्डर्स की सुनते रहेंगे, यानी जो वहाँ के बड़े बूढ़े हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको फॉलो करते रहेंगे, और जब तक किसी भी वीमेन को फोर्स नहीं किया जाता या उसको कैप्चर नहीं किया जाता, वीमेन की रिस्पेक्ट की जाती है। इसके साथ साथ जो चैत्य हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, लोकल जो शेराइन है चैत्य जो है जहाँ पर गॉड की पूजा की जाती है, बोथ टाउन्स एंड विलेजेस के अंदर जब तक चैत्यस बने हुए हैं लोग उनकी पूजा करते हैं, और जब तक वहाँ पर वाइज संत हैं जो उनको अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, उपदेश देते हैं, और वहाँ के जब तक राजा पावरफुल हैं और वो जो है एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो जाते, तब तक जो है वो कंटिन्यू करेगा वज्जी, यानी आप उसको कॉन्कर नहीं कर सकते। जब तक वज्जी के अंदर ये सारी की सारी स्पेशल फीचर्स रहेंगी, आप जो है वज्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बुद्धा का एडवाइस था। तो इसलिए जो है वज्जी के अंदर से ये जब सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी तभी जो है वज्जी को कंट्रोल करना आसान रहेगा, अदरवाइज उससे पहले जो है वज्जी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अबाउट 1500 ईयर एगो के अगर हम बात करें तो गना और शंगा जो है वो कॉन्कर्ड किए जाने लगे, किसके द्वारा, जो गुप्ता रूलर थे उनके द्वारा। तो गुप्ता रूलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे, उन्होंने जो है एक एक करके जो है गना और शंगा को क्या किया, कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया।
अब देखिए गना क्या है, ये ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स, काफ़ी सारे मेंबर्स जो है वो उनका जो ग्रुप है उसको गना बोलते हैं। संघा, संघा एक तरीके से मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, यानी जो ये मेंबर्स हैं इनकी क्या है फिर ये ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन कर ली जाती है, साथ में मिलकर एक संगठन बना लिया जाता है, उसको हम संघा के नाम से जानते हैं। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसी टाइम का एथेंस के बारे में है। एथेंस जो कि ग्रीस के आसपास का एरिया एथेंस, वही उसी एरिया को हम एथेंस के नाम से जानते हैं। ग्रीस वाला जो एरिया है अराउंड 2500 ईयर है वो, वहाँ पर एक टाइप की जो है गवर्नमेंट थी जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, जो आजकल हमारी कंट्री के अंदर फॉलो होती है। और ये करीब जो है 200 ईयर्स एगो तक वहाँ पर चली। इसके अंदर क्या था कि सारे के सारे जो मैन थे वो फ्री थे, और जितने भी जो 30 ईयर्स की जो एज को अटेन कर चुके हैं, यानी जो 30 ईयर के हो चुके हैं, उनको फुल सिटीजन माना जाता था। और ये असेंबली में पार्ट ले सकते थे, यही जो पीपल थे जो सिटीजन होते थे यही जो है असेंबली के अंदर पार्ट ले सकते थे। और असेंबली जो है कम से कम एक ईयर के अंदर 40 टाइम्स जो है वो मिलती थी। अब देखिए ये जो सभी के सभी सिटीजन हैं, जो बताया कि जो 30 ईयर्स की एज को अटेन कर चुके हैं, ये मीटिंग को अटेंड करते थे। अगर किसी भी ऑफिस के ऊपर अपॉइंटमेंट होती थी, कोई भी अपॉइंट किया जाता था किसी भी पोस्ट पर, तो वो लॉटरी के द्वारा किया जाता था। यानी जो भी व्यक्ति हैं वो क्या करते थे, अपने नाम दे देते थे, अपने नाम उनमें से फिर जो है एक या दो नाम जिस भी पोस्ट के लिए चूज करना होता था उसको चूज किया जाता था, और इस तरीके से लॉटरी जो है वो निकाली जाती थी और वहाँ पर पर्सन को अपॉइंट किया जाता था। तो सिटीजन जो है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी के अंदर और नेवी के अंदर दोनों के अंदर सर्व करें। वीमेन को यहाँ पर कोई भी सिटीजन का राइट नहीं दिया गया था, यानी वीमेन जो है यहाँ पर सिटीजन्स नहीं थी। और इसके साथ साथ जो फॉरेनर्स हैं उनको भी कोई राइट नहीं था, वो भी जो है क्या नहीं थे, सिटीजन नहीं थे। जो मर्चेंट वगैरह थे और क्राफ्ट्स पर्सन थे जो इधर उधर जाकर काम करते थे, उनको भी कोई राइट नहीं था। काफ़ी सारे जो स्लेव्स रहते थे, जो दास थे, स्लेव्स को भी यहाँ पर कोई भी सिटीजनशिप राइट नहीं दिया गया था। देखिए यहाँ पर हमारे चैप्टर का एंड होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड press the bell icon for the further notification of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.